हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे शानदार प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, दोपहर के 2 बज चुके हैं और आपका समय हो चुका है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का। तो फटाफट से चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या पता आपके एक छोटे से प्रयास से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए और उनका भी भला हो सके। याद रखिएगा, शिक्षा एक ऐसा माध्यम होता है कि आप जिसको जितना ज़्यादा बांटेंगे उतना ज़्यादा आपका भला होगा और उनका भी भला होगा। दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट निठाना है, सफलता आपको दिलाना है। तो इसी के तहत ये वीडियो तैयार की जाती है। ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को तैयार किया जाता है जिससे कि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके। तो चैनल से जुड़िए, वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें ताकि महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्राप्त हो सके। लगन के साथ, मेहनत के साथ और आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं, किसी एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए देखते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164। प्यार दोस्तों, चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ज़मीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने का मादा रखता है। दोस्तों, तो चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? विकल्प क्या कह रहा है? अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164। तो जो अनुच्छेद 166 है उसमें ये बात कही गई है कि राज्य सरकार के कार्यों के संचालन और व्यवसायों के विवरण का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 166 में क्या है? राज्य सरकार के कार्यों के संचालन और व्यवसाय के विवरण का प्रावधान है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 166। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, जैसे ही वीडियो शुरू हो कॉपी पेन लेके बैठ जाया करें और शेयर करते रहा करें वीडियो को। साथ ही साथ प्रश्नों को लगाने का भी प्रयास किया करिए ताकि अब ये जान पाएँ कि आप कितने सही उत्तर दे पाते हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं और ख़ुद भी जान पाएँ, खुद भी अपनी तैयारी को इतनी मजबूत कर पाएँ। हमारा ध्यान ही आपका केंद्रित करना होता है, हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम आपका ध्यान इस तरफ केंद्रित कर पाएँ कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 165। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 165। तो भारत के संविधान के जिस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 168 है। तो अनुच्छेद 168 में राज्यों में विधानमंडल की संरचना, विधानसभा और विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 168 में किया गया है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात समझ में आ रही है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए? बात समझ में आ रही है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए? क्या कह रहा है? अनुच्छेद 393, अनुच्छेद 451, अनुच्छेद 198 और अनुच्छेद 189। फटाफट से उत्तर लगाइए दोस्तों। देखिए, अनुच्छेद 198 के अनुसार राज्य की विधान परिषद में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है, विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। तो ये उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 198 में। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और
धन विधेयक को विधान परिषद में नहीं विधान सभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, विधान सभा में, याद रखिएगा, इसको विधान सभा में पेश किया जा सकता है, विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 235, अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 242। कौन सा अनुच्छेद है ये आपको उत्तर में बताना है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में या किसी उद्देश्य के लिए हेबिस कॉर्पस, मडम्स प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो और सर्टियोरी जैसे रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 226, जो कि आपके ए विकल्प में दे रहा है, तो ए विकल्प सही माना जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से है? अनुच्छेद 222 का 1, अनुच्छेद 222 का 2, अनुच्छेद 244 का 1, अनुच्छेद 244। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित होता है? तो ये संबंधित होता है अनुच्छेद 244 का 1, जिसमें 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 244 का 1, जो कि सी विकल्प में दे रहा, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लेखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियाँ होंगी? अनुच्छेद 287, अनुच्छेद 362, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 352। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लेखित किसी भी विषय पर कानून बनाने की विशेष शक्तियाँ हैं? अनुच्छेद 287, अनुच्छेद 362, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 352। तो अनुच्छेद 246 के अनुसार संघ सूची में वर्णित विषयों पर केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार है, जबकि राज्य सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल को अधिकार है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 246, जो कि सी विकल्प में दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 किसकी स्थापना से संबंधित है? अंतर्राज्यीय परिषद से, पिछड़ा वर्ग आयोग से, भारतीय चुनाव आयोग से, राज्य चुनाव आयोग से। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 किसकी स्थापना से संबंधित है? फटाफट से विकल्पों के आधार पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 किसकी स्थापना से संबंधित है? तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 263 की, तो प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कर सकते हैं। किसकी स्थापना कर सकते हैं? इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, किसकी? इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं। ये हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद, और इंग्लिश में इसी का नाम होता है इंटर स्टेट काउंसिल। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 301।
तो दोस्तों अनुच्छेद 265 में बात कही गई है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर ना तो लगाया जाएगा, ना वसूल किया जाएगा। यह प्रावधान नागरिकों को अवैध कराधान से सुरक्षा प्रदान करता है। किससे प्रदान करता है? अवैध कराधान से सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 265। और अनुच्छेद 265 किस में दे रहा है? तो ये सी विकल्प में दे रहा है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? विकल्प है अनुच्छेद 246 ए, अनुच्छेद 279 ए, अनुच्छेद 269 ए, अनुच्छेद 323 ए। कौन सा विकल्प इसमें से सही है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 279 ए के तहत वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स परिषद की स्थापना का प्रावधान है, जो केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी से संबंधित नीतियों पर सिफारिश करती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 279 का ए, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? गुड एंड सर्विस टैक्स। याद रखिएगा क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है? विकल्प है अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 290। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति करते हैं, जो केंद्र राज्यों के बीच राजस्व के वितरण पर सिफारिश से देता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 किस में दे रहा है? तो बी विकल्प में दे रहा है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है? आपका विकल्प है अनुच्छेद 301 बी, अनुच्छेद 300 बी, अनुच्छेद 300 ए, अनुच्छेद 301 ए। तो भारत के संविधान के जिस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 300 ए है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि द्वारा अधिकार पूर्वक वंचित किए बिना वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, क्या है? संवैधानिक अधिकार है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 300 ए। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। याद रखिएगा कि ये जो 300 ए है ये कब जोड़ा गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद ये नियम बनाया गया है। कब? 44वें संविधान संशोधन, 44वें संशोधन के बाद, 44वें संशोधन के बाद ये बात नियम बनाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्य और कार्यों को निर्धारित करता है? विकल्प क्या है? अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 308, अनुच्छेद 319। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों और कार्यों को निर्धारित करता है? तो क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 320 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग यानी एसपीएससी के कर्तव्यों जैसे नियुक्ति पर सलाह देना, परीक्षाएं आयोजित करना आदि शामिल है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 320। तो अनुच्छेद 320 बी विकल्प में दे रहा है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारत का चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 101। ठीक है दोस्तों, भारत का चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई यानी इंडियन काउंसिल
इंडिया देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी स्थापना का प्रावधान करता है? विकल्प क्या है? 356, 324, 352, 101। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 324। क्योंकि 324 के अंतर्गत भारत का चुनाव आयोग स्थापित किया गया है, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के संचालन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। तो अनुच्छेद 324 का सही उत्तर होगा, जो कि बी विकल्प में दे रहा है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयोग संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव करवा सकता है? जैसा कि अभी हम लोग ने डिस्कशन किया कि 324वां अनुच्छेद है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के संचालन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा ईसीआई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 324। बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 361 में, अनुच्छेद 345 में, अनुच्छेद 330 में या फिर अनुच्छेद 326 में? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना प्यार और अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रहिए। ऐसे ही शानदार प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए द सक्सेस पॉइंट @ से बने रहिए, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ ही एक ऐसा मंच है एजुकेशन का जहां से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं, जो कि आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो भारत के संविधान के जिस अनुच्छेद में लोकसभा में सूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो वो अनुच्छेद कौन सा है? आपको इसका उत्तर देना था। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 338, माफ़ कीजिएगा, अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ताकि संसद में उनका समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। अगला प्रश्न क्या है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 335। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? 336, 338, 333, 335। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 338। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाने वाला एक आयोग होगा? अनुच्छेद 124 ए का फर्स्ट, अनुच्छेद 243 एस का फर्स्ट, अनुच्छेद 243 वाई का फर्स्ट, अनुच्छेद 338 बी का फर्स्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाने जाने वाला एक आयोग स्थापित किया जाएगा? तो अनुच्छेद 338 बी का जो पहला पार्ट है, उसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की स्थापना का प्रावधान किया जाएगा। और यह आयोग 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 338 बी का फर्स्ट। डी विकल्प सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कौन से संशोधन के द्वारा स्थापित किया गया, तो 102वां, ठीक है, 102वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? 2018 में। अगला प्रश्न क्या है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये प्रदान करता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी?
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है या उल्लेख करता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी? आपका विकल्प क्या है? अनुच्छेद 343 का 2, अनुच्छेद 344 का 1, अनुच्छेद 343 का 1, अनुच्छेद 343 का 3। तो दोस्तों, भारत के संविधान के जिस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी ऐसा उल्लेख कहा गया है, तो ये अनुच्छेद 343 के 1 में बात कही गई है। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है? कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है। आपका विकल्प क्या कह रहा है? किलेबंद केंद्र के साथ संघीय प्रणाली, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी निर्णय, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है जो भारतीय संविधान द्वारा कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है? किलेबंद केंद्र के साथ संघीय प्रणाली, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी निर्णय, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। तो भारत के संविधान ने कनाडा से जो प्रावधान लिए हैं उसको देखते हैं। किलेबंद केंद्र के साथ संघीय प्रणाली, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता पर राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो है वो कनाडा से नहीं लिया गया है। दोस्तों, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी विकल्प। कौन सा सही हो जाएगा? आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है? विकल्प है 88वां संशोधन, 89वां संशोधन, 87वां संशोधन, 86वां संशोधन। निम्नलिखित में से किन संवैधानिक संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है? 88वां संशोधन, 89वां संशोधन, 87वां संशोधन, 86वां संशोधन। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। क्या हो जाएगा? 86वां संशोधन। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही माना जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो एक्ट जोड़ा गया है 21 का ए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है, या फिर कार्यकारी प्रक्रिया है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया क्या है? न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया या फिर कार्यकारी प्रक्रिया है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया होती है वो एक विधायी प्रक्रिया होती है, एक विधायी प्रक्रिया होती है। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद यानी एक्ट 61 के अनुसार। ठीक है, 61 में ऐसा उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि लोगों को अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में प्रत्यक्ष भूमिका मिले? लोगों को अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में प्रत्यक्ष भूमिका मिले। मौलिक अधिकार, संघवाद, संसदीय शासन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि लोगों को अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में प्रत्यक्ष भूमिका मिले? मौलिक अधिकार, संघवाद, संसदीय शासन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता। संसदीय शासन प्रणाली के तहत सरकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है। इससे नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में प्रत्यक्ष भूमिका मिलती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है संसदीय शासन प्रणाली। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के गणतंत्र बनने के बाद उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्यपाल कौन थे? यानी कि जब भारत का गणतंत्र बन चुका था उसके बाद उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्यपाल कौन थे? आपके विकल्प हैं वराहगिरी वेंकटगिरी, होमरजी पेरोशा मोदी, कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी, बुरुगुला रामकृष्ण राव। भारत के गणतंत्र बनने के बाद यानी 26 जनवरी 1950 के बाद उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो सर फ्रांसिस वेरियर थे और दूसरे राज्यपाल बने वराहगिरी वेंकटगिरी। इनका जो समय था, पहले उत्तर लगा लीजिए, उत्तर होगा वराहगिरी वेंकटगिरी, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर इनका टाइम पीरियड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड था 1956 से लेकर के 1960। कितना था दोस्तों? 1956 से 1960। बात समझ में आ रही है? अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा हो गया, विवाह हो गया और वन हो गया। ठीक है दोस्तों, उत्तर जो प्रश्न पूछ रहा है कि समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो आपको बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा और बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसमें जो कानून बना सकते हैं जिन विषयों पर, वो विषय कौन से? शिक्षा, विवाह, वन। ठीक है, याद रखिएगा, शिक्षा है, विवाह है और वन है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से निम्नलिखित बातें उधार ली गई हैं। पहला कह रहा है समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता, वाणिज्य एवं संभोग, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो बातें ली गई हैं वो कौन सी हैं? तो देखिए सबसे पहले समवर्ती सूची ली गई है, फिर व्यापार की स्वतंत्रता ली गई है, वाणिज्य एवं संभोग लिया गया है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली गई है। तो इस लिहाज से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन से विकल्प में दे रहा? सी विकल्प में। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज के सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। ऐसे ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय पर शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।